हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास में चैप्टर 6 है आपका हिंदी फर्स्ट में महान विभूति राजेंद्र प्रसाद, उनका ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपको इस पाठ के बारे में क्या बताया गया है अपनी अपनी बुक्स में ध्यान से देखिए। इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सादा जीवन, उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति राजेंद्र प्रसाद की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल, गंभीर एवं संवेदनशील था। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी। इसमें प्रस्तुत राजेंद्र प्रसाद बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। ठीक है ना। त्याग की सीमा नहीं होती है, ये किसके विचार हैं? महात्मा गांधी जी के। ठीक है। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कुछ देदीप्यमान नक्षत्र। देदीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं, यानी आपका देदीप्यमान नक्षत्र का अर्थ है चमकता दमकता हुआ सितारा। ठीक है ना। तो वे अपने कुल का ही नहीं समस्त देश का सिरमौर बन जाते हैं। तो वो अपने कुल, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का क्या बन जाते हैं? सिरमौर, सिर का मुकुट बन जाते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही देदीप्यमान नक्षत्र यानी चमकते हुए सितारे के समान था। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है, इसका वे क्या थे? प्रत्यक्ष प्रमाण थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के क्या थे? अच्छे जानकार बन गए थे। यानी स्वयं अध्ययन करके वो क्या बन गए थे? आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों के क्या बन गए थे? अच्छे जानकार बन गए थे। और वे क्या करते थे? गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त में दवा दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे, कुशल थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे, अपने आप ही प्राप्त हो गए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। कैसी थी उनकी माता? अत्यंत धार्मिक यानी भगवान को मानने वाली थी। ठीक है ना। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। स्वतः यानी अपने आप ही चले आए थे, क्योंकि वो क्या कर रहा था? ऐसे वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है ना। तो सारे जो धार्मिक विचार थे, जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छे संस्कार थे, वो उनको अपने माता पिता से मिल रहे थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना आरंभ कर दिया। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे क्लास में पहुंचते तब तक मौलवी साहब को वे, पेज नंबर 44 पे आइए, पिछले दिन का पाठ क्या करते थे? सुना चुके होते थे। जो पाठ उन्होंने एक दिन पहले पढ़ा था उसको वो पूरा याद करके मौलवी साहब को पहले ही सुना देते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिले के एक विद्यालय में हुई थी। ठीक है ना। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की क्या की थी? वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की थी, यानी वो उस स्वर्ण पदक के साथ पास हुए थे। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। वे बहुभाषी विद्वान थे तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा बंगाली भाषा उन्हें पूर्ण अधिकार था, यानी वो उनमें क्या थे? पारंगत थे। इन भाषाओं में वो क्या थे? पारंगत थे, यानी ये सारी भाषाएं उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह बोल और लिख सकते थे। धारा प्रवाह यानी बिना रुके हुए वो क्या करते थे? इन भाषाओं को अच्छे से बोलना और लिखना जानते थे। उन्होंने गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। उन्हें क्या था? गुजराती और संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुरूप मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। उनका विवाह कितने वर्ष में हुआ? 12 या 13 साल। ठीक है ना। लेकिन यह विवाह इस अटल साधक के विद्यार्जन में कभी भी बाधक नहीं बना। इतनी छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया था, लेकिन
उनकी जो क्या थी, जो वो विद्या प्राप्त कर रहे थे, जो वो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें उनका विवाह कभी भी बाधक नहीं बना। उनकी पत्नी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हुई। अनुचारिणी यानी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली, ठीक है ना। वे निरंतर परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति परोपकारिणी, दया, धर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ बनी, ठीक है ना। राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा था। उनके जो बड़े भाई थे उनका जो विशेष प्रभाव था वो किस पर पड़ा था, राजेंद्र प्रसाद पर पड़ा था। उन्होंने ही राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी। यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी, परंतु देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते नहीं रहे थे। उनको इनके बारे में पूरी जानकारी थी। वे अपने आसपास की परिस्थितियों का बौद्धिक व तार्किक आकलन भी करते रहते थे और उन्हें अनुभव हो गया था कि उनकी आवश्यकता परिवार से अधिक किसको है, मातृभूमि को है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया। जो उनकी परिवार की जिम्मेदारियां थी उनके कारण वो संभव नहीं हो पाया था, ठीक है ना। वे इसके लिए हृदय से बहुत दुखी भी थे। वस्तुतः संपूर्ण परिवार का भार वे अपने भाई पर नहीं डालना चाहते थे, यानी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हटना चाहते। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे। राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह सके थे, ठीक है ना। जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र न था। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्त्रों की ओर था। जो अपने देश में जो वस्त्रें बनती थी वो उनका ही प्रयोग करते थे। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। किसके विश्वास पात्र बन गए, गांधी जी के। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर वे सामाजिक समस्याओं के प्रति अपने दायित्वों को भी नहीं भूले थे। वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों में वे दिन रात का अंतर भूलकर, यानी उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, भोजन और कपड़ा बांटते रहे। उनके बीच में वो क्या करते रहे, खाना और कपड़ा, उनके लिए कपड़े बांटते रहे। समाज कल्याण हेतु उनकी निस्वार्थ और कठिन साधना सचमुच वंदनीय थी, यानी उनका वंदन करने वाली, उनको प्रणाम करने वाली थी। उन्होंने सदैव ही सादा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमेशा ही कैसा जीवन व्यतीत किया, सादा जीवन व्यतीत किया। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनमें आत्मनिर्भरता की भावना और अधिक बढ़ गई थी। राष्ट्र एवं गांधी जी के प्रति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव रखते हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में जी जान से कूद पड़े थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना क्या दिया था, सहयोग दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने स्वयं संभाला और गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। कितने महीने की, 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। वर्ष 1934 में उन्हें अपने भाई की मृत्यु से गहरा आघात लगा। 1934 में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिससे उन्हें क्या लगा था, गहरा दुख पहुंचा था। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे। 1939-47 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से कैसे रहे, उल्लेखनीय रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ रहा था। विदेशी शासकों के अत्याचार भी क्या हो रहे थे, निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची, वह थी जीरादेई में भड़के दंगे। जीरादेई जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ क्या हो गए थे, दंगे भड़क गए थे। यह विभाजन की विडंबना थी जिससे फसाद ने स्वयं को ही जन्म ले लिया था। क्या हो गया था, स्वयं ही, यानी दंगे फसाद ने क्या हो गया था, वहाँ पर जन्म ले लिया था, यानी दंगे फसाद चारों ओर फैल रहे थे। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा करता था। जहाँ उन्होंने जन्म लिया था वो स्थान कभी क्या रहता था, हिंदू और मुसलमान के सौहार्द यानी उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार का क्या था, प्रतीक माना जाता था। वहाँ दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली में दीपक जलाए जाते थे, मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे। पर अब वही स्थान जल रहा था। पर अब वो क्या स्थान क्या हो रहा था, जल रहा था, यानी हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। वे पूरी तरह आहत हुए। क्या हो गए थे, वो आहत हो गए थे, दुखी हो गए थे। क्यों, क्योंकि उनके जन्म स्थान पर पहले जहाँ इतना भाईचारा था, आज वहाँ क्या हो रहे थे, दंगे हो रहे थे।
उन्होंने वहाँ के समस्त लोगों से अपील की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें। क्या कहा उन्होंने, क्या अपील करी लोगों से कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारी सोच क्या है आपस में अलग हो सकती है, लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे का खून बहाएं, यानी एक दूसरे पर हमला करें। अंततः सारे प्रयत्न विफल रहे और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ, परंतु 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पद पर का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। किन्हें सौंपा गया था? राजेंद्र बाबू को, ठीक है ना। जब 1950 में भारत गणतंत्र बना तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। सबकी सम्मति से वो क्या हो गए थे? हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया था, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन का उन्होंने कभी भी क्या नहीं लिया, उनका उपभोग नहीं किया था। यह उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे, ठीक है ना। वो पूरे भवन के मतलब यानी उन्होंने क्या किया, अपना जीवन एक कमरे में ही व्यतीत किया और अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे। ऐसे निस्वार्थ राष्ट्र प्रेमी को शत प्रणाम। हम सबका क्या है, बार बार प्रणाम, ठीक है। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के बावजूद उन्होंने किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का अपने लिए कभी भी उपयोग नहीं किया था। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनको जो सरकारी जो सेवाएं मिलती थी उनका उपयोग उन्होंने कभी भी नहीं किया था। वे स्वयं रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करते थे। जनसंपर्क में रहना तथा आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत भाता था यानी बहुत अच्छा लगता था। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार थे, ठीक है ना। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी यह लीला समाप्त होने के साथ यानी उनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। क्या हुआ? 1963 में पटना में क्या हो गया, उनका देहांत हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद, जो आपको समझ में आया होगा। इसका वर्क हम आपको PDF में भेजेंगे, जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करना है। थैंक यू।